अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रूज और कंटेजन। अब जी ब्रूज क्या होता है? ब्रूज में ये होता है कि कोई भी ब्लंट फोर्स या ब्लंट वेपन जिसको यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से टिश्यू जो होते हैं ना उसमें एक्सट्रास्टेशन ऑफ ब्लड हो जाए, क्योंकि वेसल जो है ना वो रप्चर कर जाती है लेकिन स्किन जो है ना वो इंटैक्ट रहती है। जो ब्रूज की मेन जो समझने आपके एक निशानी होती है ना वो ये है कि स्किन ने जो है ना वो इंटैक्ट रहना है। तो इसको हम लोग ब्रूज कहते हैं कि जो टिश्यू होती है वहाँ पे ब्लड आ जाता है, लेकिन क्योंकि ब्लड वैसे रप्चर कर जाती है लेकिन जो स्किन होती है वो इंटैक्ट रहती है। अब इसकी ये बाकी दोनों डेफिनेशन लिखी हुई, ये भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अब उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये होता है कि जो टिश्यू होते हैं ना उनके ऊपर सडन प्रेशर पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जो ब्लंट वेपन होता है उसके इम्पैक्ट की वजह से विदाउट मूवमेंट। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि सडन प्रेशर की वजह से जो वेसल होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, वहाँ से ब्लड लीक आउट कर जाता है टिश्यू में, तो इसको हम लोग ब्रूज कह देते हैं। अब ब्रूज की जो है ना वो शेप कौन सी होती है? ब्रूज की शेप जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है कि जी आपने वेपन किस तरह का यूज़ हुआ है। ये राउंड शेप का भी हो सकता है या मोर और लेस राउंड होता है। उसके बाद इसकी जो है ना वो रेस कर होता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्किन स्लाइटली। अब उसके बाद है कि जी ब्रूज जो है ना जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब एक बात होती है कि एक टॉपिक ब्रूजिंग क्या है? एक टॉपिक ब्रूजिंग होती है कि जी मतलब इंजरी जो है ना वो किसी और साइड पे हुई थी लेकिन ब्रूज कहीं और पे किसी और जगह पे अपीयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हेड पे इंजरी हुई थी तो ब्लैक आई हो जाती है, क्योंकि क्या वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि यहाँ पे जो स्किन होती है ना या टिश्यू वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ से लीक आउट करके तो वहाँ चले जाते हैं, जो मतलब थिन टिश्यू होते हैं ना उनमें चले जाते हैं। जैसे ये इधर आई में आ जाते हैं, या जो है ना वो थाई वगैरह की अगर इंजरी हो तो वहाँ से जो है ना वो स्क्रोटम वगैरह में चला जाता है, क्योंकि स्क्रोटम के जो टिश्यू होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, स्किन भी थिन होती है, तो वहाँ पे ब्लड लीक आउट कर जाता है, लेकिन स्किन ने इंटैक्ट ही रहना है। हम ये साइड की बात करें तो अगर वायलेंस साइड पे होगा, अगर वायलेंस साइड पे होगा तो ब्लैक आई आ जाएगी। उसके बाद है कि जी अगर वायलेंस जो है ना वो काफ और लेग वगैरह काफ पे होगा ना तो एक्मोसिस अराउंड द एंकल हो जाएगा। तो ये सारी है कि जी जो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि जो टिश्यू होते हैं ना वो यहाँ से बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, इसलिए जो है ना वो ब्रूजेस वगैरह अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद आ जाएगा पेरेंट्स जो है ना 1 to 2 आवर में जो है ना आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ इंजरी जो है ये ब्रूज शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है कि जी और अगर ये था कि अगर जो है ना वो स्किन टिश्यू जो होते हैं ना वो थिन होते हैं तो उनमें इतनी जल्दी अपीयर हो जाता है, लेकिन अगर स्किन टिश्यू जो है मतलब डीपर टिश्यू में अगर लगा हुआ है तो फिर 1 to 2 डेज़ जो है ना वो ब्रूज को लग जाते हैं। अब उसके बाद आ जाएगा पोस्टमार्टम ब्रूज जो है ना वो 2 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई ऑटोप्सी वगैरह के लिए आती है कोई भी बॉडी तो उसके हिसाब से पहले ना पोस्टमार्टम चेंजेस मतलब उसकी इंजरी जो है ना हम लोग उसको लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में पोस्टमार्टम चेंजेस जो है ना वो जल्दी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमारी जो फाइंडिंग होती है वो कन्फ्यूज हो जाती हैं। अब उसके बाद आ जाएगा कि हेड पे जो है ना वो 3.5 आवर ले रहा है, क्यों? क्योंकि हेड के जो टिश्यू डीपर टिश्यू होते हैं इसलिए। एक्मोसिस अब आ जाएगा। एक्मोसिस होता है कि इसमें भी होना वही है कि जी स्किन वगैरह जो है ना वो इंटैक्ट ही होती है और टिश्यू में ब्लड आ रहा होता है, लेकिन उस ब्लड की वजह से जो ऊपर वाली स्किन होती है ना उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है, तो इसको हम लोग एक्मोसिस कह देते हैं। और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो सेम ही होती है, जैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह की होती है, पेन आ जाएगा, स्वेलिंग वगैरह, रेडनेस आ जाएगी। अब जो है कि जी फैक्टर कौन से मॉडिफाई कर रहे होते हैं ब्रूज को, तो ये अगर हम लोग कॉमन सेंस की बात करें तो पहली बात तो यही आ जाएगी कि कौन से बॉडी पार्ट्स पे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेड पे लग रहे थे तो वो ब्लैक आई बना रहा था, जेनिटेलिया वगैरह के पास लग रहे थे तो वो स्क्रोटम में जा रहा था, काफ वगैरह पे लग रहे थे तो वो एंकल के नज़दीक आ रही थी सारी ब्रूजेस। तो ये पहली बात आ जाएगी कि बॉडी पार्ट्स कौन से इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आ जाएगा कि आप वेपन किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई मतलब कि वो कह लें कि बड़े वाला वेपन था तो उसकी वजह से बड़ा ब्रूज बनेगा, इस तरह ब्रूज का एक ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कि फोर्स कितनी लगा रहे हैं, अगर ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा पे ब्रूज बनेगा। उसके बाद आ जाएगा कि जी फिजिकल कंडीशन क्या है और जेंडर क्या है। अगर तो बच्चे होंगे ना, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े होते हैं मतलब जो बहुत ज़्यादा बुरे हो गए होते हैं, उनमें जो है ना वो ब्रूजेज ईजिली बन जाते हैं, क्योंकि वो वैसे जो है ना वो ईजिली रप्चर। उसके बाद आ जाता है कि वेसल की कंडीशन कैसी होगी। खुद देखें कि अगर मतलब वेसल जो है वो थोड़ी सी थिन होंगी और ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो इजीली रप्चर कर जाएंगी। तो ये एक चीज़ आ जाएगी कि ब्लड डिजीज़ है बंदे को या नहीं, या वेसल की कंडीशन क्या है, वस्कुलैरिटी क्या है। अगर ग्रेटर वस्कुलैरिटी होगी तो ग्रेटर जो है ना वो ब्रूज बनेगा। अब जो सबसे अच्छी बात होती है ना वो ये है मतलब कि समझ लीजिए जिससे बंदे को पता चल जाता है स्किन कलर। जो वाइट पीपल होते हैं ना उनमें ब्रूजेस जो है ना वो ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और अपीयर भी हो जाते हैं।
जो ब्लैक होते हैं उनके जो है ना वो स्किन कलर के साथ ही वो मिक्सअप हो रहे होते हैं, क्योंकि ब्रूज का कलर जो है ना शुरू में रेड होता है, बाद में वो ब्राउन हो जाना होता है, तो वो फिर स्किन के साथ ही मिक्स हो जाता है। अब उसके बाद आ जाएगा कि जी एज ऑफ ब्रूज क्या है। तो एज ऑफ ब्रूज जो है ना वो इसका हम लोग कर सकते हैं कि जी 2 तरीके होते हैं इसके लिए। एक तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है कि जी वहाँ पे आरबीसी हैं या नहीं, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपने देखना होता है। दूसरा है कि जी कलर चेंजेस क्या हैं। तो इसका मैंने जो बनाया हुआ था अपने दौर में, तो इसका मैंने बनाया था कि जी रब गयासी, तो ये मैंने बनाया था। मतलब जैसे ब्रूज बनता है ना, तो पहले तो वो फ्रेश ही होना है, क्योंकि ब्लड होता है तो वो रेड कलर का आ जाएगा। उसके बाद जो है ना जैसे 12 घंटे गुजरेंगे उसने ब्लू हो जाना है, साइनोसिस वहाँ पे शुरू हो जानी है, क्योंकि वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाती है। अब उसके बाद 1 से 2 दिन गुजरेगा ना, तो उसने जो है ना वो ब्राउन कलर का हो जाना है, क्योंकि हीमोसिडोन की डेपोजिशन हो जाती है। और जो है 3 दिन के बाद उसने जो है ना वो ग्रीनिश कलर का हो जाना है हीमोटोइडन वगैरह की वजह से। अब जो है ना ये 3 से 7 दिन तक 3 से 6 दिन तक ग्रीनिश कलर का रहता है, और 7वें दिन जाके जो है ना इसने येलो कलर का हो जाना होता है बिलीरुबिन की वजह से। तो ये जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि किस वजह से कौन सा कलर आ रहा है, क्योंकि इससे एमसीक्यू आता होता है। जैसे हेमाटोइडन की वजह से ग्रीनिश कलर है, हेमोसिडोन की वजह से ब्राउन कलर है। तो ये प्रॉफ में आया हुआ है, पास प्रॉफ पेपर में समझ लें, ये पास का एमसीक्यू है कि हेमोसिडोन की वजह से ब्राउन कलर आ रहा होता है, और येलो कलर जो है ना वो बिलीरुबिन की वजह से आ रहा होता है। और 2 हफ्ते के बाद इसने जो है ना वो कम्प्लीट डिसअपीयर कर जाना होता है। अब उसके बाद जो है ना ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पास की है कि जी कलर चेंजेस अपीयर फर्स्ट एट पेरिफेरी देन इनवर्ड से, यानी अगर ये ब्रूज है ना तो कलर चेंजेस जो है ना वो पेरिफेरी से शुरू होंगे और फिर इनवर्ड मूव करेंगे। तो ये एक ब्रूज की ये वाली जो है ना बहुत अहम बात है। उसके बाद है कि जी इसकी जो है ना वो क्या मतलब इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। तो ब्रूज की मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें, तो पहली बात तो ये कि हमें पता चल जाएगा कि ब्लंट वेपन की वजह से हुआ है, यानी जो भी कोई वेपन यूज़ किया था वो ब्लंट था। अब उसके बाद है कि हमें जो है ना वो शेप से पता चल जाता है कि वेपन कौन सा यूज़ किया था। उसके बाद आ जाएगा कि जी उसके बाद है कि जी डिग्री ऑफ वायलेंस, यानी अगर ज़्यादा फोर्स लगी हुई है तो वो ज़्यादा बड़ा ब्रूज बनेगा, तो ये इसके वजह से हमें डिग्री ऑफ वायलेंस का पता चल जाएगा। टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी, टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन का कैसे पता चल सकता है, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की वजह से या कलर चेंजेस की वजह से, जो हमने अभी पढ़े हैं। उसके बाद ये भी पता चल जाता है कि एंटीमॉर्टम है कि पोस्टमार्टम है। एंटीमॉर्टम का मतलब है कि जी बिफोर डेथ समझ लें, और पोस्टमार्टम होता है कि आफ्टर डेथ। तो बिफोर डेथ वो हर चीज़ होगी, मतलब तब बॉडी जो है ना वो इसमें ऑक्सीजन वगैरह होगी, तो वो कलर चेंजेस वगैरह आ रहे होंगे, उसमें वाइटल साइन जिसमें स्वेलिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एंटीमॉर्टम में होगी, लेकिन पोस्टमार्टम में नहीं होगी। अब उसके बाद है कि जी ट्रू है कि फाल्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रूज का कि ये ट्रू है कि फाल्स है। फाल्स ब्रूज जो है ना वो होते हैं कि जी कोई क्राइम वगैरह को किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हो उसके लिए, या जो है ना वो घरेलू असॉल्ट वगैरह के लिए जो फीमेल इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो जाता है ब्रूज का कि ये भी आपने जहन में रखना होता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद है कि जी पर्पस ऑफ इंजरी क्या था। जब हमने एस्फिक्सिया पढ़ा था तो हमने कहा था कि स्मूदरिंग होगी तो नोज़ और माउथ के गिर्द होगा, ब्रूज बनेंगे। थ्रॉटलिंग वगैरह की हुई है तो उसके गिर्द मार्जिन पे जो है ना वो थ्रॉट में जो है ना मार्जिन के ऊपर ब्रूज बनेंगे। तो इससे हमें ना पर्पस ऑफ इंजरी का पता चल जाता है। इनर पार्ट ऑफ थाई और जेनिटेलिया में होगा तो इसका मतलब सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह हुआ है। तो ये ब्रूज की ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आपको पता चल जाता है कि जी पर्पस ऑफ इंजरी क्या था, यानी जो क्राइम की इंटेंशन थी वो क्या थी। उसके बाद है कि जी एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम। अब जो है एंटीमॉर्टम का मैंने आपको पहले बताया कि इसमें वाइटल साइन होंगे, स्वेलिंग वगैरह आ जाएंगी, कलर चेंजेस इसमें आ जाएंगे, और इसमें एपिथेलियम जो है ना वो एब्रेडेड होगी, पोस्टमार्टम में कोई नहीं होनी। इसमें जो है ना ये जो मार्जिन इसके होते हैं इसके डिफ्यूज़ होते हैं, और इसके जो पोस्टमार्टम वाली होती है ना इसके शार्प मार्जिन होते हैं। अब जो एंटीमॉर्टम होते हैं ना ये कहीं पर भी हो सकते हैं, और पोस्टमार्टम जो है ना सिर्फ डिपेंडेंट पार्ट्स में होते हैं। वहाँ पर जो कैपिलरीज होती हैं ना डिपेंडेंट पार्ट में, उसमें सारा ब्लड आ जाता है तो वो पुल आउट कर जाते हैं। अब इसका जो मेन पॉइंट होता है ना एक पोस्टमार्टम लिविडिटी या पोस्टमार्टम ब्रूज और एंटीमॉर्टम ब्रूज को डिफ्रेंशिएट करने का, वो ये होता है कि अगर आप पोस्टमार्टम ब्रूज जो होते हैं ना उसमें जो वेसल होती है ना उनको अगर आप कट करेंगे ना तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ब्रूज होते हैं उसमें जो वेसल होती हैं उसमें जहाँ पे यानी लीकेज हुआ होता है ब्लड का, वहाँ पे जो है ना वो क्लॉट बन जाता है, तो फिर वेसल जो है ना वो उसमें से ब्लड नहीं निकलता। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स्ट्रावेस्टेशन है। एक्स्ट्रावेस्टेशन है कि जो ब्लड जो है ना वो ट्रू स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं होना, साइड कहीं पे भी हो सकता है, ये सिर्फ डिपेंडेंट पार्ट में और बोनी प्रोमिनेंस वगैरह पे आ जाएगा। टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन किसी भी टाइम हो सकता है, और ये जो है ना 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा आफ्टर दैट। ये टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमने कहा था कि अगर डीप टिश्यू में होगा तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं ब्रूज को। अब टिश्यू रिएक्शन है, क्लॉटिंग वगैरह, ये जितने भी टिश्यू रिएक्शन है वो लिविंग बॉडी में ही होने हैं, पोस्टमार्टम में तो डेड बॉडी में होने नहीं है, तो इसलिए टिश्यू रिएक्शन सारे जो है ना वो एंटीमॉर्टम में आ जाएंगे, पोस्टमार्टम में कोई नहीं आएगा। अब जो है ट्रू ब्रूज और फाल्स ब्रूज में क्या फ़र्क होता है, तो ये भी फाल्स ब्रूज हमने
समझ लें कि मिलते जुलते होते हैं पोस्टमार्टम ब्रूज की तरह से। ठीक है, कलर चेंजेस की पहले बात करेंगे, इसमें कोई नहीं होगा। इसके मार्जिन जो है ना डिफाइंड होंगे, इसके नहीं होंगे। इसमें स्वेलिंग होगी, इसमें नहीं होगी। इसमें एक्सट्रावेस्टेशन होगी, ब्लड कोएगुलेशन होगी, इसमें कुछ भी नहीं होना। ये जो है ना किसी भी पार्ट पे हो सकता है, लेकिन फास्ट ब्रूज हमेशा एक्सेसिबल पार्ट्स पे होंगे। ठीक है, जहाँ पे जो है ना बंदा जो है ना वो इंजरी कर सकता है या ब्रूज जो है ना वो बना सकता है, वहाँ पे होगा। अब ना 2-3 फास्ट ब्रूज की हैं करैक्टर होते हैं कि खुद क्रिएट किए होते हैं ना, तो इसमें इचिंग वगैरह आ जाएगी। केमिकल टेस्ट इसमें पॉजिटिव होते हैं, इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, केमिकल टेस्ट पॉजिटिव होगा। और सीरम इज़ प्रेजेंट इन फास्ट ब्रूज। फास्ट ब्रूज में क्या होता है, सीरम होता है, सीरम होता है। और जो ट्रू ब्रूज होते हैं उसमें ब्लड होता है। तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है फास्ट ब्रूज और ट्रू ब्रूज का। बाकी आपने सारा वही लिखना है कि जी वाइटल साइन है, स्वेलिंग वगैरह होगी, कलर चेंजेस की बात कर दी, साइड की बात कर दी, एक्सट्रावेस्टेशन की बात कर दी, और टिश्यू रिएक्शन, ब्लड कोएगुलेशन वगैरह की बात कर दी। अब जो मेन आ जाते हैं फास्ट ब्रूज के, वो है कि जी इचिंग, इरिटेशन वगैरह की बात करनी है। केमिकल टेस्ट को पॉजिटिव करके सीरम को इसमें जो है ना ले आना है फास्ट ब्रूज में। अब उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि जी ब्रूज और पोस्टमार्टम लिविडिटी में क्या फ़र्क होता है। तो ये मैं आपको पहले अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ब्रूज होते हैं सब एपिडर्मल होते हैं, पोस्टमार्टम जो है ना वो एपिडर्मल होती है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो थी ना, इसका मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा डिपेंडेंट पार्ट्स में होती है, क्योंकि वहाँ पे कपिलरी होती है, कपिलरी जो है ना वो टोनलेस हो जाती हैं, तो ऐसे ब्लड उनमें सीप आउट कर जाता है। और ग्रेविटी इन्फ्लुएंस कर रही होती है पोस्टमार्टम स्टेनिंग को। तो जो डिपेंडेंट्स पार्ट होते हैं वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ब्लड की पूलिंग हो जाती है, इसको हम लोग पोस्टमार्टम स्टेनिंग कह देते हैं। और ये हर पॉइजन पे डिपेंड करता है कि उसकी पोस्टमार्टम स्टेनिंग किस तरह की होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो चेरी रेड कलर की होती है, तो ये बात आ जाएगा। और दूसरी बात इसमें जो है ना क्यूटिकल जो है ना वो इंटैक्ट होती है, इसमें क्यूटिकल जो है ना वो डैमेज हुई होती है। ठीक है, इसमें क्यूटिकल डैमेज होगी, पोस्टमार्टम स्टेनिंग में क्यूटिकल डैमेज नहीं होगी। और ब्रूज जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, यानी उसमें इंजरी होती है तो फिर ब्रूज बनता है। और जो है पोस्टमार्टम स्टेनिंग है वो एक पैसिव प्रोसेस होता है। और इसका जो मैंने वैसे आपको बताया कि अगर हम लोग कट करें तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ब्रूज में इस तरह से ब्लड नहीं निकलता। बाकी वाइटल साइन तो ब्रूज में होंगे, पोस्टमार्टम लिविडिटी में नहीं होने। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एब्रेशन की। एब्रेशन होता है कि जिस सुपरफिशियल से इंजरी हुई है, जिसमें जो है ना आउटर लेयर ऑफ स्किन जो है ना बस वही इन्वॉल्व है, फुल थिकनेस ऑफ स्किन को इसने पेनिट्रेट नहीं किया और थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है, तो ये है एब्रेशन हो जाएगा ये। यानी जो स्किन है उसकी थोड़ी सी ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर जो थी सिर्फ वही इन्वॉल्व हुई है, पूरी उसकी थिकनेस इन्वॉल्व नहीं हुई और मिनिमल ब्लीडिंग है। अब उसके बाद है कि जी इसका मैकेनिज्म ऑफ एब्रेशन कैसे बनता है। तो ये होता है कि जी एक तो जो है ना वो ऑब्जेक्ट था जिसकी वजह से एब्रेशन हो रही है, और दूसरा जो है ना वो अपनी बॉडी होती है, तो इनके दरमियान प्रेशर एंड मूवमेंट हो रही होती है विद हार्ड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो उसकी वजह से ये बन सकता है। इसमें ये भी हो सकता है कि वेपन मूव कर रहा था और बॉडी स्टिल थी, या ये हो सकता है कि बॉडी मूव कर रही है वेपन स्टिल है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। अब इसकी टाइप्स 3 है कि जी एक मूविंग एब्रेशन होते हैं, एक फ्रिक्शन है और एक इम्प्रिंट एब्रेशन है। जो मूविंग एब्रेशन होते हैं ना, इसकी जो है ना पाइलअप और हिपिंग ऑफ एपिडर्मिस एट द फॉर एंड। फॉर एग्जांपल अगर स्किन पे लगा है ना, जैसे हमारी स्किन पे अगर कोई चीज़ ऐसे तिरछी सी हमारी स्किन से के ऊपर से गुजरे, तो एक साइड पे जो है ना वो एपिडर्मिस जो है ना वो पाइलअप कर जाती है, तो ये मूविंग एब्रेशन का एक करैक्टर होता है। अब इसकी जो है ना आगे से 2 टाइप्स होती हैं, स्क्रैचेस होते हैं या ग्रेजेस वगैरह होते हैं। अब स्क्रैचेस क्या होता है कि जो कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था वो मूव किया है हमारी स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से मूविंग द सर्फेस लेयर इन फ्रंट ऑफ इट, वही कि जो स्किन एपिथेलियम जो थी उसकी हिपिंग और